नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, जहां सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए, साथ ही अपने गुरु महंत अद्वैतनाथ को माल्यार्पण भी किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में सीएम ने 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ये तमाम जो खिलाड़ी थे वो गोरखपुर मंडल से ताल्लुक रखते थे। सीएम योगी ने इस दौरान बाढ़ का जिक्र किया और कोरोना से विजयी होने का जिक्र किया। साथ में तमाम जो देश के खिलाड़ी हैं उन्होंने जिस तरीके से ओलंपिक खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश का सर गर्व से ऊंचा किया, उस बात का भी जिक्र सीएम योगी करते नजर आए। साथ में कहा कि गोरखपुर में प्रतिभा की कमी कतई नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने इसकी समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर जैसे जो शहर हैं वो इस प्रणाली से पहले ही जुड़े हुए हैं, जिसके बाद गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और मेरठ में से 2 जिलों को या यूं कहें कि 2 शहरों को चुना जाएगा जहां पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी। तो वहीं कमिश्नर प्रणाली के फायदे क्या कुछ होते हैं और क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से, किस लिहाज से पदों की नियुक्ति होती है, ये तमाम जो बातें हैं आप इस समय ग्राफिक्स के जरिए अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो एक्शन मोड में है योगी सरकार और लगातार सूबे के अलग अलग जिलों को बेहतरी के साथ काम करने की स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए अग्रणी कदम उठाया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में नागपंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर घरों में पूजन अर्चन सहित शहर के अनेक शिव मंदिरों में जलाभिषेक अनुष्ठान किए गए। तो वहीं इस दौरान कई मंदिरों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नजर आया। लोग महारुद्राभिषेक भी करते नजर आए। महाआरती भी आयोजित हुई। आपको बता दें कि यह मान्यता है कि नागवासुकी और तक्षक तीर्थ में दर्शन और अभिषेक से सर्पबाधा, सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। तो आज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज ही के दिन नाग पंचमी का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। आज के दिन नागों की पूजा की परंपरा रही है। रामनगरी अयोध्या में 11 अगस्त से झूला मेला शुरू हो गया। कोरोना के चलते इस साल ये झूला मेला महोत्सव धूमधाम से नहीं मनाया गया, लेकिन मंदिरों में भगवान को रक्षाबंधन तक आज से झूला जरूर झुलाया जाएगा। लेकिन अयोध्या में इस नाग पंचमी को छठा थोड़ी सी अलग है, क्योंकि गर्भगृह से निकलने के बाद पहली बार रामलला चांदी के झूले में विराजमान है और हिंडोला ले रहे हैं। और ये झूला 21 किलो चांदी से निर्मित हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ अचल बिहारी। 498 वर्षों बाद रामलला चांदी के झूले में झूला झूलेंगे। 21 किलो चांदी से तैयार हुआ है रामलला का झूला। श्रावण मास में झूलन महोत्सव का है खासा महत्व। रामनगरी अयोध्या जिसका हर रंग निराला है, और जब बात रामलला से जुड़े झूला महोत्सव की हो तो कहना ही क्या। 11 अगस्त से अयोध्या में झूला महोत्सव की शुरुआत हो गई। हालांकि इस बार कोरोना के चलते अयोध्या में झूला महोत्सव हर बार की तरह धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा है, और इस बार मणि पर्वत पर भी कोई खासा कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन मंदिरों में भगवान को रक्षाबंधन तक झूला झुलाया जाएगा और गीत जरूर सुनाए जाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में भी इस बार के उत्सव की अलग छटा है, क्योंकि रामलला 21 किलो चांदी के झूले में झूलेंगे। साथ ही श्रावण मास में शुरू होने वाले झूलन महोत्सव का आनंद लेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि रामलला के लिए चांदी का विशेष झूला बनवाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने झूले की फोटो शेयर करते हुए बताया कि इस बार रक्षाबंधन तक रामलला इसी विशेष झूले में श्रावण शुक्ल तृतीया को झूलन महोत्सव की शुरुआत होती है। इस मौके पर अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों से विग्रह मणि पर्वत तक पालकियों में गाजे बाजे के साथ जाते हैं और वहीं पर झूला झूलते हैं।
मणि पर्वत वही जगह है जहां माता सीता झूला झूलने आया करती थी। इसीलिए हर साल श्रावण शुक्ल तृतीया को यहाँ बड़े महोत्सव का आयोजन होता है और यहाँ भगवान के विग्रह झूला झूलने के साथ ही पूरे देश में झूलन महोत्सव का आगाज हो जाता है। मणि पर्वत पर मंदिरों के विग्रह के झूला झूलने के बाद मंदिरों में झूले पड़ते हैं और भगवान को झूला झुलाया जाता है और उन्हें सावन के गीत भी सुनाए जाते हैं और इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या आते हैं। लेकिन इस बार झूलन महोत्सव पर कोरोना का साया है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है क्योंकि रामलला के दर्शन तो होंगे, लेकिन एहतियात के साथ। जनता टीवी के लिए अयोध्या से बीएस लाठी और डेस्क से पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। तो वहीं सूबे के कई जिलों में बाढ़ की त्रासदी देखने को मिल रही है। वाराणसी के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव की आराधना बाढ़ और कोरोना से राहत पाने के लिए की गई। बाबा काल भैरव के दरबार में सावन महीने में होने वाले वार्षिक हिम श्रृंगार में बाढ़ और कोरोना मुक्ति के लिए विशेष पूजन पाठ किया गया। इसके लिए चारों ओर बर्फ से सजावट की गई, जिससे बीच में काल भैरव का गर्भगृह नजर आ रहा था। उनके पूजन में मदिरा भी चढ़ाई गई और 56 भोग भी लगाए गए हैं। तो वहीं पुजारियों ने भगवान से गुहार लगाई कि कोरोना और बाढ़ के संकट से लोगों को निजात मिल जाए। अमरनाथ जी का यात्रा रुक गया है। बनारस में काशी के कोतवाल को बाबा अमरनाथ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हिम श्रृंगार इसीलिए हर साल बाबा के यहाँ होता है। जैसे 14 साल पहले सूखा के कारण शुरू हुआ था, सूखा खत्म हुआ था, वैसे ही बाबा बाढ़ की समस्या से सबको निजात दिलाएं, सबको सुखी करें, सबको संपन्न करें, सब लोग सुखमय जीवन जिए, यही हमारी कामना है बाबा से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के करीब 6 से 7 महीने का समय बचा हुआ है, जिसको लेकर के भारतीय जनता मिशन मोड में आ गई है। 16 अगस्त से शुरू हो रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के चुनाव से पहले बीजेपी के सूबे के प्लान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। 16 अगस्त से 29 नए केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। इनमें 6 नए मंत्री यूपी में यात्रा का मोर्चा संभालेंगे। 19,567 किलोमीटर की 39 जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, जो कि 22 राज्यों की 212 लोकसभा क्षेत्रों से निकाली जाएगी और 265 जिलों को कवर करेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के लिए जो काम किया है, जो सड़क, बिजली, पानी की बेहतर व्यवस्था स्थापित की है, कानून व्यवस्था का डंका बज रहा है, तमाम ऐसी योजनाएं जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है, उसको लेकर हम जाएंगे। और ये साहस हमारे अंदर है, हमारे पार्टी के नेताओं के अंदर है कि जनता से सीधे संवाद करने हम जा रहे हैं। वही तमाम विपक्ष के लोग जो ट्विटर की चिड़िया उड़ाकर राजनीति करते हैं, आज भी अपने महलों में आराम कर रहे हैं। तो हम काम भी कर रहे हैं और काम जनता तक पहुंचे, योजनाओं की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता तक जा रहे हैं। ये इस पहल से सीधे जनता की आवाज सरकार और संगठन तक पहुंचेगी। राजधानी में आज बीजेपी किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते नजर आए। तो वहीं इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में 16 अगस्त से शुरू होने वाले अभियान को लेकर चर्चा हुई है। ये जो अवध क्षेत्र के 25 विधानसभा में प्रचार संवाद होने वाला है, उसकी फुल प्लानिंग बन रही है। प्लानिंग निर्देश, प्लानिंग निर्माण, पूर्ण योजना, ताकि हमारा जो किसान संवाद का कार्यक्रम 16 अगस्त से 23 अगस्त तक चलने वाला है, वो 100% सफल हो। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच सभी राजनीतिक दलों की नजरें राज्य के ब्राह्मण वोटरों पर टिकी हुई हैं। इसी क्रम में बीएसपी अलग अलग जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। बुलंदशहर में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने शिरकत करी, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। बुंदेलखंड में महोबा में व्यापारी था ब्राह्मण समाज का, वो जरा मुखर था और लोगों का काम करता था। ब्राह्मण समाज का दलित समाज के बीच में बहुत ज्यादा उसको लोग चाहते थे, क्योंकि मिलकर के उन लोगों को आपस में मिलाकर के काम करने का काम करते थे।
लेकिन ये लोग इससे नाराज हैं। उनके कार्यकारियों चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक करने के आरोप में सहारनपुर जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग की सुरक्षा ही नहीं बल्कि गरिमा का भी सवाल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट में एक नवयुवक की ओर से डिजिटल सेंधमारी करके नकली वोटर आईडी कार्ड बनाए जाने की खबर बेहद गंभीर है। ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जांच होनी चाहिए, पता तो चले कहीं इसे राजाश्रय तो प्राप्त नहीं है। भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में ट्विटर ने राहुल गांधी समेत कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह विपक्ष की चाल है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष दीक्षित ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आगरा में थल सेना ने अपने अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए सभी को तालियां बजाने के लिए विवश कर दिया। लोग दांतों तले उंगली दबाकर इस प्रदर्शन को देखते रहे। इस अवसर पर थल सेना ने अपने कई हथियारों का भी प्रदर्शन किया है। 15 अगस्त 2022 को देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन उससे पूर्व केंद्र सरकार की पहल पर अमृत महोत्सव शुरू हो गया। इस महोत्सव को देखते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है 75 इकाई डाइवर्स की आसमान से छलांग लगाने भी शामिल है। तो वहीं वायुसेना के विमान से एक के बाद एक 75 जवानों ने छलांग लगाई। इनके हाथ में तिरंगा था और उसे थामे बीओसी मैदान में ये तमाम जवान उतरते भी नजर आए। 16 अगस्त को बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में अटल जी के ऊपर नाटक का मंचन तैयार किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। जिसकी जानकारी देते हुए मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि कार्यक्रम लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया और श्रद्धांजलि सभा सिर्फ श्रद्धांजलि देने के साथ समाप्त नहीं होगी। उसमें श्रद्धेय अटल जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका कृतित्व है, उसके ऊपर एक नाटक का भी मंचन किया जाएगा। मेरी यात्रा अटल यात्रा के नाम से नाटक का मंचन होगा। उसके निर्देशक श्री चंद्रभूषण सिंह जी हैं। मुख्य कलाकार के रूप में मुंबई से श्री विपिन कुमार जी पधार रहे हैं। साथ में उनके 10 से अधिक सहयोगी कलाकार भी होंगे। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और धीरज गुर्जर ने प्रेस वार्ता करी, जिसमें उन्होंने पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद हनीफ, बबलू, नीलम, खुशबू की कांग्रेस में स्वागत किया है। साथ ही कहा कि हमें उम्मीद है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो पार्टी को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और इसके साथ ही सरकार पर वार करते हुए होर्डिंग बैनर वाली सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसा अजय कुमार लल्लू कहते नजर आए। राहुल गांधी जी नौजवानों के रोजगार की चर्चा कराना चाहते थे, बेगाइसी जैसे जासूसी कांड के मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते थे, महिला सुरक्षा पर चर्चा कराना चाहते थे। वो सदन को सरकार अपने संख्या दम के बल पर और खासकर लोकसभा अध्यक्ष खुद और राज्यसभा के सभापति खुद नहीं चलने दिए। जब राज्यसभा के अंदर सांसदों से मार पिटाई हो रही है, मार्शल और अन्य लोगों को लाकर सदन के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो इस देश में और इस प्रदेश में आपके भी आईडी कभी हैक हो सकते हैं। कानपुर मामले को लेकर दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपसी बात को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर तो कभी भारत मां के नाम पर आतंकवाद फैलाया जाता रहा। इसके साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री को दंगाइयों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की जरूरत है और जब ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई करती है तब ये लोग धरना देने लगते हैं।
जब तक कार्रवाई नहीं होगी ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। देखिए, कानपुर में जिस तरीके से एक आपसी विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है और जाहिर है कि इसकी वजह और इसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ दूसरे पक्ष का मुसलमान होना है, तो इस तरीके की घटनाएं मुसलसल हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेंगी कि कहीं पर भारत माता के नाम पर आतंकवाद फैलाया जाता है, कहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब पुलिस इन पर कार्रवाई करती है और इनकी गिरफ्तारियां होती है तो यही लोग पुलिस कार्यालय के बाहर धरना देने लगते हैं और उनको धार्मिक रंग देने लगते हैं। मेरा ये मानना है कि इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ पेश आई, जिसमें 1 लाख के इनामी आशु उर्फ लंबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उस पर कई मामलों में 40 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि घायल बदमाश मेरठ जनपद के सरधना का रहने वाला है, जिसके पास से पुलिस को 1 बाइक, 1 पिस्टल, 7 कारतूस भी बरामद हुए हैं। नकली सामानों की बिक्री का केंद्र बने बुलंदशहर में अब बॉन्डेड खाद्य सामान भी नकली बिक रहा है। आपको बता दें कि टाटा नमक के नाम पर फर्जी नमक बेच रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों से 3 बोरे असली जैसा दिखने वाला टाटा का नकली नमक बरामद किया है। तो वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के लगभग 23 जिले बाढ़ की जद में हैं और इन तमाम जिलों में 1200 से ज्यादा ऐसे गांव जो कि जहां के 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ जिलेवार सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। सीएम योगी ने आज बाढ़ प्रभावित गाजीपुर और बलिया का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने राहत बचाव कार्यों का जायजा भी लिया। सीएम ने बलिया में बाढ़ पीड़ित लोगों से भेंट करते हुए राहत सामग्री भी दी है और जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आए। तो वहीं सीएम ने गाजीपुर के गहमर इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। कोटा बांध राजस्थान, माता टीला बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और हथनी कुंड बांध हरियाणा से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण यमुना, चंबल, बेतवा नदी में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण बाढ़ से लगभग 24 जनपद प्रदेश के अंदर प्रभावित हुए हैं, जिनमें 600 से अधिक गांवों पर उसका असर पड़ा है। मैंने इन जनपदों की व्यापक वहां पर निरीक्षण भी किया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा। तो ये उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। 23 अगस्त से विधानसभा सत्र का आगाज हो जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर के बैठक हुई। प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा बैठक करी थी। शासन और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में सत्र के संचालन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। ये खास बातचीत देखिए। विधानसभा का 23 अगस्त से मानसून सत्र का आगाज हो चुका है, जिसकी सुरक्षा तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक की है और खुद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ। अध्यक्ष जी, 23 तारीख से सत्र है, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ आपने समीक्षा की? देखिए, निश्चित रूप से 23 तारीख के सत्र के लिए हमने आज सुरक्षा संबंधी और अन्य अधिकारियों को व्यवस्था संबंधी बैठक के साथ सारी बातों पे हमने बातचीत की है। और मैं जहां तक समझता हूं कि वैसे तो मैं कह सकता हूं कि अभी से पहले जितने भी हमारे विधानसभा सत्र गए बहुत अच्छे ढंग से संपन्न भी हुए। इसके लिए माननीय विधायकों को भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, आप सभी मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद कर रहा हूँ, अधिकारियों को भी धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन इस बार का सत्र भी हमारा ठीक ठाक संपन्न हो, उसके लिए चाहे हमें पेयजल से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, अग्निशमन से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, सारे बिंदु पे बहुत बारीकी से हमने बातचीत की है और उम्मीद कर रहा हूँ ये सत्र भी ठीक ठाक संपन्न होगा। कोविड नियमों का कैसे पालन होगा? पिछले 2 बार के सत्रों में हमने देखा सख्ताई से पालन हुआ, इस बार क्या प्राथमिकता? देखिए, कोविड वैसे हमारे नियंत्रित है, लेकिन हमने ये तो कहा ही है कि आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट आप लाइए। लेकिन एक विचार अब ये भी चला है, चूंकि जब हमारा कोविड नियंत्रित है, जिन बंधुओं ने कोविड की दोनों अपनी वैक्सीन लगा ली है, तो एक बार उस पर हम लोग स्वास्थ्य विभाग से चर्चा करके निर्णय लेंगे कि क्या दोनों वैक्सीन लगाने वाले को आरटीपीसीआर रिपोर्ट से हम लोग मुक्त करें। इसमें हम विचार कर रहे हैं। अंतिम सवालों की क्या स्थिति है?
अभी तक हमारे 762 सवाल हमें मिल चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम पे और बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सत्र को लेकर पूरी तैयारी उनकी तरफ से पुख्ता कर ली गई है और कोविड नियमों का पालन अक्षर अक्षर यहां पर किया जाएगा। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। मंडल और बूथ स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने इसकी जानकारी साझा करी है। अब मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य में ई कोर्ट मोबाइल वैन शुरू होगी। ये वैन जिला जजों के नियंत्रण में रहने वाली है। शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी साझा करी। आपको बता दें कि बताया जा रहा है आगामी 15 अगस्त से पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ में ई कोर्ट मोबाइल वैन शुरू होने वाली है। उत्तराखंड सरकार ने अक्टूबर के अंत तक 100% कोरोना वैक्सीनेशन करने का फैसला लिया है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में कैंपेन लगाए जा रहे हैं। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी का साफ तौर पर कहना कि हमारी कोशिश है अक्टूबर तक प्रदेश की सभी जनता को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तो जरूर ही लग जाए।